हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इस ट्रायंगल वर्ड के बारे में समझेंगे कि ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है। ट्रायंगल इज़ अ फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन कॉल्ड अ ट्रायंगल। जैसे कि मान लो हमारी कोई एक प्लेन शीट है। अब इतनी बड़ी कोई प्लेन शीट मान लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन शीट से तीन साइड लाइन सेगमेंट से, पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट, इन तीन लाइन सेगमेंट से बनी कोई क्लोज फिगर है जिसे हम ट्रायंगल कहेंगे। वी यूज़ द सिंबल ट्रायंगल। जैसे हमें कभी कभी बार लिखना हो चैप्टर के अंदर कि ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो हम इसको एज अ स्टेटमेंट बना के डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। द लाइन विच आर फॉर्म अ ट्रायंगल आर कॉल्ड इट्स साइड। यानी जिन साइडों से ये ट्रायंगल बना हुआ है वो जो साइडें हैं वो इस ट्रायंगल की साइड कहलाती हैं। कौन कौन होगी? ए बी सी और सी, ये ट्रायंगल की साइड होंगी। एंड द पॉइंट वेयर द लाइन आर मीट आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो, जो हमारी लाइन ए बी थी, ए बी और सी दोनों ए पर मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से ए बी सी बी पर मिलती है, बी सी ए सी पर मिलती है। तो जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे के साथ मिलती हैं उन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। ए बी एंड सी, ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस कहलाएंगे। ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड, यानी कि ये तो हमने पढ़ दिया ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल को बांटा जाता है तीन ग्रुप के अंदर उनकी साइड के हिसाब से। तो पहला हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइडें क्या हों? इक्वल हों। देखो, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम चैप्टर करते हैं तो इनके बीच में ये वर्डिंग आती है, और जब हमें इनकी वर्डिंग के बारे में ही नहीं पता होता तो हमें इस चैप्टर को करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज्योमेट्री के पर्पज़ से ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि उनको बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। इसीलिए मैं सारी बेसिक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या हों? इक्वल। ए बी सी और ए सी तीनों बराबर होंगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6 होगी, तीनों बराबर होंगी। ईच एंगल 60 डिग्री, यानी एंगल ए बी और सी तीनों कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें क्या हों? इक्वल हों। जैसे कि ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल, यानी इसके अंदर एंगल इक्वल होते हैं किनके? जिनकी साइड अपोजिट इक्वल होती है। जैसे कि ए सी और ए बी दोनों आपस में इक्वल है। अब ए बी के सामने वाले एंगल सी हो गया, ए सी के सामने वाला एंगल बी हो गया। तो बी और सी दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने ऐसे इसलिए बताया क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल हुई तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये साइड और ये बराबर हुई तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, फिर एंगल ए और सी बराबर होंगे। यानी जो भी साइड बराबर होंगी उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन हुआ? ये वाला। इस वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन हुआ? ये वाला। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती हैं, यानी कि जिनकी लेंथ में ए बी सी और ए सी तीनों की लंबाई अलग अलग होती है। मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, तीनों साइडें अलग अलग हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। अब बात करते हैं दोबारा से ट्रायंगल की, लेकिन इस बार बेस्ड ऑन द एंगल। ये जो हमने ट्रायंगल को तीन हिस्सों में बांटा उनकी साइड के हिसाब से बांटा, अब बांटेंगे इनको इनके एंगल के हिसाब से। पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसके तीन एंगल होते हैं ए बी सी, तीनों के तीनों लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तीन एंगल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तीन एंगल है, तीनों में से कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, मान लो 110 का हो, 120 का, 130 का, 150 का, 160 का, बट 180 से कम हो
और 90 से ज़्यादा हो कोई एक एंगल, मान लो एंगल बी जो है वो हमारा 130 डिग्री का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर। तो ऊपर वाला जो मैंने पार्टीशन था वो बेस्ड ऑन साइड और ये बेस्ड ऑन एंगल के हिसाब से था। ठीक। अब जो हमारा चैप्टर 6 है पूरा का पूरा डिपेंड है सिमिलैरिटी के ऊपर, लेकिन ये कुछ कुछ जुड़ा हुआ है हमारे क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंट चैप्टर से, यानी कि क्लास चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल से। इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलैरिटी दोनों को एक साथ करते हुए चलेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का कुछ पार्ट सिमिलैरिटी में इस्तेमाल हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों को तो ये कन्फ्यूज़न ही रहती है कि कॉन्ग्रुएंट के रूल कौन से हैं और सिमिलैरिटी के रूल कौन से हैं, क्योंकि इनके रूल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट के अंदर भी ऐसे ऐसे रूल अप्लाई होता है, सिमिलैरिटी में भी होता है। इसमें भी एंगल साइड एंगल होता है, इसमें एंगल एंगल होता है, इसमें साइड एंगल साइड होता है, इसमें भी होता है। तो इसीलिए दोनों में कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि कभी कॉन्ग्रुएंट का रूल है, कभी सिमिलैरिटी का, तो इनमें फ़र्क है। और वो डिफरेंस समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। तो पहले इनकी डेफिनेशन को लेके थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं कि इन दोनों में डेफिनेशन में क्या अंतर है। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर, दो कोई भी फिगर हो उनको सिमिलर कहा जाएगा कब, इफ़ दे हैव अ सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज़, यानी कोई भी दो शेप हो जिनका शेप तो एक जैसा हो लेकिन साइज़ एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, छोटा सर्कल है, और एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया, दोनों क्या है तो राउंड ही, लेकिन साइज़ क्या है छोटा बड़ा, तो इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। इसकी रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस दोनों की अलग अलग है बट देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि दोनों गोल हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। वहीं पर कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, कोई भी दो फिगर उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा कब, जब सेम शेप एंड सेम साइज़ हो, दोनों का शेप एंड साइज़ दोनों क्या हो, एक जैसा हो। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 3 ही होगी, इसकी भी क्या होगी, 3 ही होगी, तब इनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी इसमें जो शेप है वो भी एक जैसी होनी चाहिए, साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की कॉपी, तो उन्हें हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। और जिसमें साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप एक जैसी ही रहेगी, उन्हें हम कहेंगे सिमिलर। ठीक है। इसके कई सारे और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे हम टॉय शॉप में जाते हैं, हमने कोई छोटी सी कार पसंद करी, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं इसे हम सेम डिज़ाइन में एक बड़ी कार मिल जाए, तो दुकानदार ने हमें एक बड़ी मॉडल की कार दिखाई, सेम टू सेम वही डिज़ाइन था, यानी कि कार दोनों बिल्कुल वो एक जैसी थी बट साइज़ का फ़र्क था, ये क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। और वहीं पर सेम इसी एग्जांपल को दोबारा रिपीट करते हैं, दुकानदार के पास कार लेने के लिए गए, ठीक, उसने एक कार दिखाई, पसंद आ गई, बोला इसकी जैसी एक और कार दे दो, तो उसने हूबहू इसी का एक पीस और निकाल के दे दिया, दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसे थे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसमें दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसी होंगी, इसमें जो चीज़ होगी उसका साइज़ छोटा या बड़ा चल सकता है, तो ये सिमिलर और ये कॉन्ग्रुएंट। तो मेजर डिफरेंस तो यही आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है। मैंने अब इसको और क्लियर वाली तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी दी है। एक शेप, अ शेप इज सेड टू बी सिमिलर टू अदर, कोई शेप एक दूसरे की सिमिलर कहलाती है कब, इफ़ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो, उनके एंगल हो वो इक्वल हो, तब भी वो क्या कहलाती है, सिमिलर कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर हम रेशियो निकालते हैं ए बी अपॉन पी क्यू तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया सिमिलर में साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, ये 3 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। अगर मैंने ए बी अपॉन पी क्यू निकाला, ये 3 और ये 6, काटा इनको कितना है 1/2। इसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर लिया, ये 4 और ये 8, काटा इनको कितना है 1/2।
AC अपॉन PR। ये 5 और ये 10 है, इनको काटा, कितना 1/2। यानी कि तीनों ही पार्ट की जो रेशो है क्या आ रही हो, सेम आ रही हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो रेशो निकाली है कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे के मान लिया कि मान लो इनकी जो रेशो है वो के निकल के आई। और हाँ, इनके एंगल भी बराबर होंगे, ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, और सी बराबर आर के, एंगल भी बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं टू शेप इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा कब, इफ़ दे देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि दो ट्रायंगल की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर हो, सेम टू सेम, तब उन्हें क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया, इसका नाम ABC, इसका नाम PQR दिया, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 ही होगी। मैंने क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल हूबहू एक जैसा होना ज़रूरी है। ये अगर 4 है तो ये भी 4 ही होगी, और अगर ये वाली साइड 5 है तो ये भी 5 ही होगी। तीनों साइड आपस में क्या हों, बराबर हों, तब हम उनको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और इसके भी एंगल आपस में क्या रहते हैं, बराबर। एंगल ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर की, तीनों एंगल आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी साइडों का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, एंगल फिर इक्वल होंगे, साइड इक्वल होना कंपलसरी है, तब हम उनको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब जैसे हम किसी भी चीज़ का कोई एरिया निकालते हैं तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। जैसे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड हो गया या साइड स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमें अगर प्रूफ करना हो कि दो फिगर सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है तो इनके भी कुछ ना कुछ फॉर्मूले होंगे, उन्हीं के द्वारा तो हम प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर इसके सिमिलरिटी के भी रूल हैं और कॉन्ग्रुएंसी के भी रूल हैं। सिमिलरिटी के रूल होते हैं SSS, SAS, एंगल एंगल एंगल, जिसको दूसरे तरीके से हम एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, एंड चौथा रूल है RHS। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से सेम टू सेम रूल है, जैसे इसमें भी SSS है, SAS है, इसमें AAA होता है, जबकि इसमें ASA या फिर एंगल एंगल साइड होती है, और चौथा रूल RHS। ठीक है, ये इनके रूल है। अब दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बच्चों को यही तो कन्फ्यूज़न होती है कि इनमें और इनमें अंतर क्या है और अप्लाई कैसे होते हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ करते हुए समझेंगे। अब हमारा रूल है देखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का, SSS क्राइटेरियन, एंड कॉन्ग्रुएंसी का भी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। दोनों में क्या अंतर है, इफ़ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर proportional to the sides of the other triangles then their corresponding angle are equal, hence two triangle are similar। यानी कि अगर हमें कोई दो ट्रायंगल दे दें जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है क्या रहे, बराबर रहे। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि AB अपॉन में PQ निकाला 1/2 1/2 1/2, तीनों का रेशो क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि पहली साइड फर्स्ट साइड को प्रोपोर्शनल किया, दूसरी साइड को दूसरे के, तीसरी साइड को तीसरे के प्रोपोर्शनल किया, तो इनको एक दूसरे के फ्रैक्शन में रखने पर रेशो अगर सेम आ जाए तो इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। अब यहाँ मैंने के एज्यूम किया है क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है, रेशो ज़रूरी नहीं 1/2 ही आए, 2/3 4/5 6/7 1/2 2/1 1/3 2/5 कुछ भी आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे के रख लिया। तीनों का रेशो सेम है, अगर तीनों का रेशो सेम है तो यानी कि साइड साइड साइड, तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में, तो रूल लग गया SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन का। और सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल के सारे जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। इस वजह से एंगल A एंगल P के बराबर होगा, B Q के बराबर, C R के बराबर होगा। एंड रीज़न क्या लिखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पर तो प्रूफ हो गया था कि ये सिमिलर है, सिमिलर है तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर रहेंगे। कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट हमारा कॉन्ग्रुएंट में भी चलता है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पर फ्रैक्शन में लिया जाता है और वहाँ पर इक्वल टू में लिया जाता है। जैसे कि दो ट्रायंगल है ABC PQR,
अगर ये 5 हमारा, ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा, ये 11 है तो ये भी 11 होगा। तीनों साइडें आपस में क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, इसमें फ्रैक्शन में रहती हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। पहली साइड बराबर है, ये दूसरी साइड बराबर है, और ये तीसरी साइड बराबर है, तो रूल लग गया एस एस एस, इस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि तीनों साइड एक दूसरे के बराबर या फिर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आप जिस फॉर्मेट में इस वाले ट्रायंगल को लिखोगे उसी फॉर्मेट में दूसरे ट्रायंगल को लिखना पड़ेगा। ए बी बराबर पी क्यू के है, तो पहला पॉइंट ए बी फिर तीसरा पॉइंट सी लिया, तो इसमें भी पहले पी फिर क्यू और फिर आर ही लेंगे। अगर आप ए सी बराबर पी आर की होती है, तो अगर आप ट्रायंगल को लिखते हो ट्रायंगल ए सी बी, तो इसको आप क्या लिखोगे, पी आर क्यू। यानी जिस फॉर्मेट में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक दूसरे के इक्वल जाते हैं, जिस फॉर्मेट में इसको लिखा जाएगा उसी फॉर्मेट में इसको लिखा जाएगा। अगर इसको ए बी सी लिखा गया तो इसको पी क्यू आर लिखा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम सिमिलरिटी में भी यही होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल में जाती है, जैसे कि ये साइड इसके इक्वल में गई, ये साइड इसके गई, सॉरी इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल में गई, ए सी प्रोपोर्शनल गई पी आर की, तो ये दोनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल है। अगर इसका लिखने का फॉर्मेट होता है ए बी सी, तो इसका फॉर्मेट होगा पी क्यू आर। इसका फॉर्मेट होता है ए सी बी, तो इसका फॉर्मेट होगा पी आर क्यू। इस तरीके से अपन को इनको लिखना है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सारे एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के। एंगल ए बराबर हो जाएगा पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के। 9th क्लास में हम इसको डायरेक्टली जब इस तरीके से एंगल इक्वल लिख देते थे, तब लिखते थे बाय सी पी सी टी, या तो इतना लिख दो, या इसकी फुल फॉर्म भी ले सकते हो, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी हो आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है। ये भी एस रूल है, ये भी एस रूल है, बट ये प्रोपोर्शनल में चलता है और ये इक्वल में चलता है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हमारा नेक्स्ट रूल है एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन और एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट रूल। तो पहले इसके सिमिलरिटी वाले रूल को पढ़ लेते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the side including these angle are proportional then two triangles are similar। यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल हो जिनके अंदर कोई एक एंगल बराबर हो, और उसी बराबर एंगल की जो साइडें होती हैं, जैसे कि एंगल ए है, इसकी साइड ये वाली होगी और ये वाली होगी, एंगल पी है, इसकी साइड ये वाली होगी और ये वाली होगी, ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या हों, प्रोपोर्शनल। यानी कि मैंने किया ए बी अपॉन पी क्यू, ये 5 है ये 10 है, रेशो निकाला 1/2 आया। इसी तरीके से ए सी अपॉन पी आर निकाला, ये 6 और ये 12, 1/2 आया। तो दोनों का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है निकल के। तो जो एंगल बराबर है उनकी दोनों साइड एक दूसरे के रेशो में बराबर हों, तो वहाँ रूल लगता है। देखो पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, साइड देन एंगल, फिर साइड। तो इस रूल से हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने के इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी आंसर आ सकता है, इसलिए मैंने के और के ले लिया। बीच के एंगल बराबर है, पहले साइड देन एंगल एंड फिर साइड आई। तो इस रूल से हमारा ट्रायंगल, देखो मैंने इसको लिया बी ए सी, जिस फॉर्मेट में इस ट्रायंगल को लूँगा उसी फॉर्मेट में इसको लेना होगा, क्यू पी आर। ठीक, बाई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलर हो गया। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में क्या हों, सिमिलर हों, तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर केवल एक साइड बचती है हमारी बी सी और क्यू आर। तो अगर बी सी और क्यू आर की रेशो निकालें तो जो रेशो इन दोनों की आई होगी वही रेशो इसकी भी होगी। ठीक है, अगर इन दोनों की रेशो के और के है तो इसकी भी रेशो क्या निकल के आएगी, के ही निकल के आएगी। और बचे हुए एंगल, ए तो पी के बराबर हो ही गया, एंगल बी क्यू के बराबर होगा, एंगल सी आर के बराबर होगा। तो ये बात मैं नीचे लिख देता हूँ कि बी सी अपॉन क्यू आर जो रेशो इनका था वही रेशो इसका भी होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, एंड साथ ही साथ
एंगल ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के। तीनों एंगल दूसरे के इक्वल होंगे। रीज़न क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की। तो कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको क्लियरली बता दिया, इसमें तो हूबहू शेप ही होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम। Two triangles are congruent if two side and included angle of the one triangle are respectively equal to the two side and the including angle of the other triangle। कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइडों के इक्वल हो और उनके बीच वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। ध्यान देना, ये दोनों साइडें इन दोनों साइड के बराबर हो और इन दोनों साइडों के बीच वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो, तो आपस में क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, तो ए बी बराबर पी क्यू के, बी ए सी एंगल ये वाला बराबर क्यू पी आर के, ए सी बराबर पी आर के। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको लिखते हैं बी ए सी, तो इसको क्या लिखेंगे? क्यू पी आर। ऐसे ऐसे रूल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैंने आपको बताया था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बचा कौन है? बी सी और क्यू आर, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बचे हुए एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होगा, एंगल सी बराबर एंगल आर के होगा। एंड रीज़न क्या आएगा? बाय सी पी सी टी। यही बात मैंने यहाँ लिख दी, देखो, बाय सी पी सी टी। सारे बचे हुए पार्ट बराबर होंगे। या तो आप सी पी सी टी भी ले सकते हो या इसकी फुल फॉर्म भी ले सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो आपस में क्या होंगे? बराबर। कॉन्ग्रुएंट में बराबर होते हैं एंड सिमिलर में जो साइडें होंगी वो तो प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी इनके बीच में डिफरेंस है। अब अगला हमारा रूल आता है एंगल 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 या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये दोनों रूल एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। और यहाँ पर होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। अब कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि जैसे कि इसमें जो रूल लगता है वो इसमें क्यों नहीं लग रहा? अब एंगल एंगल साइड है, ठीक है, ये वाला रूल इसमें क्यों नहीं लग रहा? देखो, इसका मतलब है दो एंगल के बीच वाली साइड क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं ये वाली साइड हटा भी दूँ तो क्या बचे यहाँ पे? एंगल एंगल। वो रूल तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है, इसीलिए जो रूल लगता है ना इसमें एंगल साइड एंगल, वो इसमें नहीं लगता है। क्योंकि इसमें अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो उसको हम सिमिलर कह सकते हैं, तो तीसरी साइड की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये तो ज़बरदस्ती का काम हुआ। इसीलिए केवल अगर हमें दो एंगल मिल जाते तो उसको हम सिमिलर वाले रूल में अप्लाई कर देते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट में दो एंगल के बीच वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए एंगल साइड एंगल इसमें अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी ये रहा। देखो, बस इनके बीच में साइड लेना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिया ही नहीं, इसलिए हम इसको एंगल एंगल भी कह सकते हैं या फिर एंगल 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 भी कह सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक भी है, दोनों का मतलब एक ही है। क्यों है वो मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले एंगल एंगल रूल को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ इन अ टू ट्रायंगल्स corresponding angle are equal then their corresponding side are proportional and hence two triangle are similar। दो ट्रायंगल है, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मान लो ये 50 है तो ये भी 50, ये 60 है तो ये भी 60। ठीक है, तो और ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो, केवल एंगल इक्वल हो, मैं साइडों की बात नहीं कर रहा। तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर होगा बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन के थ्रू। ठीक है, सिमिलर है तो उनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, तीनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल होगी। और वो रेशो कुछ भी हो सकती है, 2/3, 5/5, 6/3, 2/7, 8/9, कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे के ले लिया। रीज़न हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये तो रूल था हमारा सिमिलरिटी का। अब है कॉन्ग्रुएंसी का। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड side of the one triangle are respectively equal to the two angles and the included side
ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसमें कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल है जिसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उन दो एंगल के बीच में बनने वाली साइड वो भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। यानी एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, तो इनके बीच में कौन सी साइड आ रही है, पी क्यू, और यहाँ पर ए बी, ये भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर रूल लगेगा एंगल साइड देन एंगल। एंगल ए बराबर पी के, ए बी बराबर पी क्यू के, बी बराबर क्यू के। तो इस रूल से ट्रायंगल हमारा बी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा क्यू पी आर के। दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए पार्ट जितने भी हैं आपस में बराबर होंगे। बचा कौन, बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के। एंगल ए और बी तो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं तो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। रीजन बाय सी पी सी टी। फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये रूल होता है इस तरीके से एंगल साइड एंगल, और ये होता है एंगल एंगल एंगल। अब मैंने आपको बताया था कि जो एंगल 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 रूल है वो एक्चुअल में एंगल एंगल के रूप में भी अप्लाई किया जा सकता है। कैसे, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। देखो जरा, यहाँ पर रूल लगाया है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इफ़ टू angles of a one triangle are respectively equal to the two angles of the another triangle then the two triangles are similar। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के केवल दो एंगल इक्वल है, केवल दो एंगल इक्वल है, तो हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। रीज़न लग जाएगा एंगल एंगल। देखो एंगल ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के थ्रू। सिमिलर है तो बचे हुए सारे पार्ट आपस में जो साइडें होंगी वो तो प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल बराबर होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, तीनों का रेशो सेम होगा। ठीक है, और बचा हुआ एंगल कौन है, सी बराबर हो जाएगा आर के। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, और साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, जिनका रेशो कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने क्या मान लिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों रूल का मतलब एक ही है, मैं भी वही कह रहा हूँ। देखो उसका रीज़न यहाँ मैंने लिखा है। हम ये आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि एंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, 80 80 40 40 दो बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल होगा। भैया कैसे होगा, देखो जरा, यहाँ पर तीन एंगल है, मैंने बताया आपको तीनों का जोड़ 180 होता है। रीज़न होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका मतलब तीनों का जोड़ 180 होता है। 80 ये 40 प्लस सी, दोनों को जोड़ा 120, दूसरे तो जाएगा माइनस का हो गया, कितना है 60। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का निकल के आ गया, 60 का। ठीक है, अब इसको भी अगर हम जोड़ के निकालेंगे तो ये भी कितने का आएगा, 60 का आएगा। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। रीज़न बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी 80 डिग्री का है, एंगल बी और क्यू 40 डिग्री का है, तो सी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। रीज़न बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। इसीलिए हम एंगल एंगल वाले रूल को एंगल 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 के बराबर ही मानकर चलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर दो एंगल को जब बराबर कर लेते हैं तो तीसरे को करना ज़रूरी नहीं होता है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो चुका होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। तो दो से भी हम काम चला लेते हैं, और अगर हमारे पास तीन की इन्फॉर्मेशन है तो हम तीन से भी काम चला लेते हैं। बात समझ में आई, ये था हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक, अब बात करते कॉन्ग्रुएंट के RHS कॉन्ग्रुएंट रूल के बारे में। ठीक है, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, S का मतलब साइड। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of a triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the another triangle। कहने का मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल है जिसमें से एक तो राइट एंगल हो ही गया, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, दोनों की हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो, और तीसरी इसकी साइड कोई सी बराबर हो, या तो बी सी बराबर क्यू आर क्यू पहला ऑप्शन, या ए बी बराबर पी क्यू के। देखो ये दोनों साइडों में ऑप्शन चलता है, या तो ये दोनों साइड बराबर हो या ये दोनों साइड बराबर हो, कोई एक ऑप्शन अवश्य होगा, ज़रूर होगा। तो ये तो आया राइट एंगल, ये आया हाइपोटेन्यूज, और तीसरी आ गई हमारी साइड, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है, तो इस रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बचे हुए पार्ट तो सारे बराबर, एंगल ए बराबर पी के आ जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर के आ जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू के हो जाएगा। अगर हमने इसका इस्तेमाल किया है तो ये वाली साइड बराबर लिख देंगे, और अगर इसका इस्तेमाल किया तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और रीज़न क्या डाल देंगे, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। आप दोनों में से कोई भी एक रीज़न यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि RHS रूल जैसे कॉन्ग्रुएंट में अप्लाई होता है, वैसे RHS रूल सिमिलरिटी में भी अप्लाई होता है। NCERT बुक में भी इसके बारे में दे रखा है। देखो, RHS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसके बारे में NCERT बुक में देखो बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में एंड में दे रखा है। यहाँ पे देखो, इफ़ इन टू राइट एंगल hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangle are similar। अब इसका मतलब क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हों, जिसमें एक तो राइट एंगल हो ही गया, एक एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। अब एक इसकी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, यानी AC/PR उसका रेशो, और दूसरी कोई सी भी साइड हो सकती है जैसे BC/QR या फिर AB/PQ, दोनों में से कोई एक साइड होगी, दोनों नहीं होगी। तो अगर उनका भी रेशो सेम ही निकल के आता है तो पहले राइट एंगल आया, देन हाइपोटेन्यूज आई, एंड देन साइड आई। तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी AB/PQ, और उनका भी रेशो क्या रहेगा, के ही निकल गया है क्योंकि इनका रेशो के है, AB/PQ और BC/QR। अगर देखो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया होगा तो हम रिजल्ट में यहाँ पे ये लिखेंगे, और अगर हमने इसका इस्तेमाल किया होगा तो हम इस वाले को यहाँ लिख देंगे। रीज़न, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A बराबर पी के, C बराबर आर के होंगे, ठीक है। और इसी के साथ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी दोनों के रूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको डिटेल में दोनों को डिफरेंस करके समझा दिया कि किस तरीके से इनके रूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक रूल और है, क्या, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। जितनी भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। अगर दो फिगर सिमिलर है तो हम यह नहीं कह सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक ये एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ये लिया, दो लिए। यहाँ पर सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को मैंने बराबर में रखा। देखो, AB और PQ बराबर है, BC और QR 6 बराबर है, AC और PR बराबर है, तीनों साइडें बराबर हैं। तो साइड, साइड और साइड इस रूल से आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। वहीं पर दोबारा से मैंने दो ट्रायंगल लिए, AB बराबर PQ, क्या बराबर है, ये 5 ये 10 है, बराबर तो नहीं है। BC और QR ये 6 ये 12 बराबर नहीं है। AC और PR बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन यही है, शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, जबकि इसकी साइज बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। अब बात करते हैं रेशो की, यानी इनकी साइडों को प्रपोर्शनल रखे। कॉन्ग्रुएंट तो था ये वाला, अब रेशो को रखा मैंने AB/PQ 5/5, रेशो कितने 1:1। BC/QR रेशो कितने 1:1। AC/PR 7/7 रखेंगे, वहाँ भी रेशो कितने 1:1। तीनों का रेशो सेम आ रहा है, और अगर तीनों का रेशो सेम आए तो हम उनको क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। तो जो फिगर कॉन्ग्रुएंट थी वो सिमिलर प्रूव हो गई, सिमिलर होगी बाई ऐसा सिमिलरिटी क्राइटेरियन के थ्रू। लेकिन जो फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं थी, लेकिन मैंने जब रेशो निकाला, देखो ज़रा, AB/PQ 5/10 यानी 1/2, BC/QR 6/12 किया, 1/2 आया। वहीं पर AC/PR ये 7 और ये 14 है, 7/, रेशो कितना है 1/2। तो ये क्या हुआ, तीनों की साइडें प्रोपोर्शनल है, सिमिलर तो होगा। तो ये सिमिलर था लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाया, वहीं पर ये कॉन्ग्रुएंट था तो सिमिलर ऑटोमेटिकली हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है डेफिनेटली सिमिलर होगी, लेकिन जो फिगर सिमिलर है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरे को नोट कर लें।
अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम में बताया जाता है इफ़ अ लाइन इज़ अ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि पैरेलल होती है वन साइड ऑफ ट्रायंगल की। तीनों में से किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम रखा डी ई। ये जो लाइन है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टेंट टू पॉइंट, यानी बाकी की जो दो साइडों को इन दोनों पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो लाइन थी मैंने डी ई बनाई है, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, इन दोनों को क्या करती है, एक रेशो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशो में। यानी कि जितना हमारा ए डी होगा उतना ही हमारा कौन होगा, ए डी अपॉन बी डी का रेशो ए ई अपॉन ई सी की रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि बी डी अपॉन डी ए और सी ई अपॉन में ए ई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक रूल हो सकता है। ये हमें बीपीटी में बताया जाता है। तो गिवन क्या होगा कि लाइन पैरेलल होगी, रिजल्ट क्या होगा, या तो ये रिजल्ट होगा या फिर ये रिजल्ट, दोनों में से कोई भी रिजल्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई है कि यहाँ पर भी मैंने ये बात लिखी है, ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ए सी, और जस्ट इसका उल्टा करके भी लिखा जा सकता है, यानी कि बी डी अपॉन में ए डी, ए सी अपॉन में ए ई। इसी थेल्स थ्योरम के जो रिजल्ट है, इसको हम चार तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे फिगर के थ्रू समझाया आपको। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी पूरी कंप्लीट लाइन एंड देन अपॉन ए डी, ए सी देन अपॉन ए ई, ठीक है। इसी को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी ऊपर था ए डी नीचे था, ए डी ऊपर ए बी नीचे, ए ई ऊपर ए सी नीचे, जैसे इसका उल्टा भी लिखा जाए, यानी पहले पूरी साइड देन आधी, पूरी देन आधी, ठीक है। अब अगला, सॉरी यहाँ आधी फिर पूरी है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ए बी अपॉन में बी डी, ए सी अपॉन में ई सी, या फिर सी ई भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा लिख दिया मैंने कि पहले बी डी देन ए बी, ई सी देन पूरी ए सी, ठीक है। यानी कि बीपीटी के रिजल्ट को इस तरीके से चार तरीके से और लिखा जा सकता है। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब अगली आती है हमारी कन्वर्स ऑफ थेल्स, यानी कि बीपीटी का कन्वर्स। इसमें क्या बोला जाता है, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी जो उसमें गिवन था वो इसमें रिजल्ट होगा, जो उसमें रिजल्ट था वो उसमें गिवन होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर कोई एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाए कि जो इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर दे, यानी ए डी अपॉन में बी डी कर दे, ए डी अपॉन में बी डी एंड ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, या तो इस फॉर्मेट में हो या जस्ट इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है कि बी डी अपॉन में ए डी और ई सी अपॉन में ए ई, या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हमें गिवन होगी। ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी, या फिर इसका उल्टा बी डी अपॉन डी ए, ई सी अपॉन में ई ए। अगर ये गिवन हो तो हम लिख सकते हैं कि जो डी ई होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी के। ये हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली आती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ये जो थ्योरम है ये हमारी 9th क्लास से बिलोंग करती है, 10th क्लास में नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे कई क्वेश्चनों में हो जाता है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और कोई भी दो साइडों के मिड पॉइंट, जैसे कि ए बी है, इसका मिड पॉइंट डी, और ए सी है, इसका मिड पॉइंट ई।
अगर इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं तो जो लाइन आएगी हमारी डी ई, एक तो ये तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। एक रिजल्ट तो ये मिलेगा हमें। दूसरा रिजल्ट ये मिलेगा जो डी ई लाइन है वो हाफ होगी किसके, बी सी के। अगर बी सी 10 है तो 5 होगी, 6 है तो 3 होगी, 8 है तो ये 4 होगी। ये हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि हमें गिवन दे दे कि डी और ई मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ए डी बराबर बी डी होगा, ए ई अपॉन में ए सी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी के, और डी ई वो जो होगी वो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होगी। अगला रूल आता है हमारा, देखो ये भी 9th क्लास की रूल है, लेकिन चैप्टर को जब हम करते हैं तब 9th क्लास के काफ़ी सारे कंसेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं ताकि चैप्टर को करने में आसानी हो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर हमें या तो क्वेश्चन में गिवन दे दे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर इतना लिख के दे दे कि इसकी दो साइड इक्वल है, दोनों में से कोई भी अगर चीज़ मिलती है तो हम कह सकते हैं कि जो साइड इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे कि ए सी है, ए सी का अपोजिट कौन है, बी, और ए बी है, ए बी का अपोजिट कौन है, सी। तो अगर दो साइड बराबर होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बी और सी बराबर होगा। और नीचे इसका जस्ट अपोजिट है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन दे दे कि एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी के जो सामने वाली साइड है कौन है, ए सी, ये वाली साइड, और एंगल सी के सामने वाली कौन है, ए बी। ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हमें गिवन मिले कि दोनों एंगल बराबर हैं तो इनकी अपोजिट साइडें जो होंगी वो आपस में बराबर रहेंगी। अब हमारा आता है नेक्स्ट रूल, वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर अपोजिट एंगल। एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड में एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल 2 बराबर 4 के होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होगा। इन एंगल को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन आपको इस तरीके से भी मिल सकती है, तो ये दो इंटरसेक्ट लाइन है, एंगल ये इसके अपोजिट में है तो एंगल 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के, तो इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट रूल आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल व्हेन टू लाइन आर पैरेलल। इसमें आपको ये गिवन होना ज़रूरी है कि दो लाइनें आपके पास पैरेलल है, ये दो लाइनें पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन की नहीं, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मान लो यहाँ और यहाँ, तो इनकी एक ही तरफ बनने वाले एंगल बराबर होंगे। और आसान शब्दों में कहूँ, अगर फिगर एफ बना दे तो वो एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे में देखो ये वाला एफ, एंगल 1 बराबर 2 के होगा, ठीक है, 1 बराबर 2 के, बट कंडीशन अप्लाई, आपको ये गिवन होना ज़रूरी है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तभी ये रूल अप्लाई होगा। अगर आपको गिवन नहीं है कि दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये रूल अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल 3 बराबर 4 के होगा। यहाँ भी देखो क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर आपको फिगर ऐसी मिलती है, दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन बन के जा रही है, एंगल 6 बराबर एंगल 5 के हो, तो ये देखो क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं, 5 बराबर 6 के होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से दो लाइनें पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, आपका एफ बन रहा है, 7 बराबर 8 के होगा। तो अगर आपको ये लाइन गिवन हो, पैरेलल हैं, तब आप लिख सकते हो कि एंगल 1 बराबर 2 के होगा, 3 बराबर 4 के, 5 बराबर 6 के, 7 बराबर 8 के। अब बात करेंगे इसके कन्वर्स की, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर आपको ये मिल जाता है कि एंगल 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के, 5 बराबर 6 के, 7 बराबर 8 के, अगर आपको एफ़ की फिगर मिले और इस तरीके से एंगल इक्वल दिखे तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये कन्वर्स में बताया जाता है कि अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन मिलती है कि एंगल बराबर है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और वो एफ़ की फिगर बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो दो लाइनों को ट्रांसवर्सल काट के जा रही है वो दोनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल रहेंगी, लेकिन ध्यान रहे आपको ये कंडीशन गिवन होना ज़रूरी है, तभी आप लिख सकते हो कि लाइनें पैरेलल होंगी। इसे हम कहेंगे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट रूल हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई है, दो लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन की दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है,
दो लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर आपको फिगर चेक करनी है जेड की। अगर आपका जेड बनता है तो जेड में बनने वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखो ये जेड बना एंगल 1 बराबर 2 के, यहाँ ये वाला जेड बना एंगल 3 बराबर 4 के, यहाँ पर ये वाला जेड बना एंगल 6 बराबर 5 के, यहाँ पर ये वाला जेड बना एंगल 7 बराबर 8 के। लेकिन ये कब होगा, जब आपको ये गिवन हो कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। पैरेलल के बाद आपको क्या चेक करना है, जेड को चेक करना है। तो एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे सारे के सारे। ये गिवन होना ज़रूरी है, तब जेड के अंदर बनने वाले एंगल बराबर होंगे। और अब कन्वर्स के अंदर क्या होगा, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जस्ट इसका उल्टा, जो रिजल्ट था वो गिवन बन जाएगा। आपको ये गिवन दे दे कि एंगल आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हो जेड की फिगर बननी ज़रूरी है, तो आप कह सकते हो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, यानी ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन मिले तो आप कह सकते हो कि लाइनें पैरेलल होंगी। पैरेलल हो तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, ये कन्वर्स में बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल के अंदर का मतलब होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, और इसकी पहचान होती है सी। ठीक है, आप इस तरीके से सी देखोगे, एंगल 1 और 2 दोनों का जोड़ 180, एंगल 3 और 4 इनका सम 180, ये वाला सी बन रहा है, एंगल 6 और 5 इन दोनों का सम 180, 7 और 8 इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अगर हमें ये गिवन होगा लाइनें पैरेलल हैं तभी हम लिख सकते हैं कि इनका सम 180 होगा। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में, कि अगर हमें ये मिलता है सी शेप बन रही हो और एंगल का सम 180 आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ये पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर दोबारा सुन ले, को इंटीरियर एंगल कहता है लाइनें पैरेलल हैं तो सी के अंदर बनने वाले एंगल का सम 180 होगा। कन्वर्स रूल कहता है अगर सम 180 डिग्री है तो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। देखो ये नेक्स्ट रूल हमारा, और ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के अंदर वाले दोनों एंगल का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। ये बाहर वाला एंगल इन दोनों की, ध्यान देना इसके साथ वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा, इन दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा, इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा, इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा, इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा। तो इस रूल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 + 2 का सम बाहर वाले एंगल 3 के बराबर होगा, ये होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और इसी के साथ चैप्टर 6 का हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चैप्टर को करने में उनकी कोई भी तकलीफ़ ना हो।